अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज भी एक बहुत ही दुख वाला दिन है हमारे लिए, ख़ास तौर पर सहाफ़ी बरादरी के लिए। इस्लामाबाद में हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, करीबी कोलीग और बहुत ही खूबसूरत और नफीस आदमी, बहुत ही कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट मेरे साथ भी काम किया थोड़े अरसे के लिए, और हमने ट्रैवल भी किया, इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया। मैंने तारिक महमूद मलिक अब हम में नहीं रहे और कोविड की नज़र हो गए। आज सुबह तकरीबन कोई 3-3:30 बजे इनका इंतकाल हो गया। तारिक महमूद मलिक जंग लड़ते रहे कोरोना से, और लेकिन पिछले कोई 10-15 दिन से ये होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर वेंटिलेटर पे गए और आज सुबह इंतकाल कर गए। इंतहाई खूबसूरत आदमी और बहुत ही महफिल की जान, और हर तरह से एकोमोडेटिव, आपको कभी तकलीफ़ होने नहीं देते थे, और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी। फॉरेन अफेयर्स पे बहुत कमांड रही, फॉरेन अफेयर्स पे रिपोर्टिंग की बहुत अरसा, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग भी की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कभी किसी कोलीग को इनसे कभी आज तक शिकायत नहीं हुई। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि अगर आपने किसी शख्स को जानना हो तो उसके साथ सफ़र करके देखें। और तारिक महमूद मलिक के साथ मैंने 2 इंटरनेशनल विज़िट्स किए, और जिसमें मुझे एहसास हुआ, अंदाज़ा हुआ कि कितने हेल्पफुल, हर तरह से अकोमोडेटिव और हेल्पफुल, और पूछना कि यार कोई प्रॉब्लम, और मतलब 10,000 चीज़ें होती हैं जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इनका हमें बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीनन सब्र तो अब करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, ये आज मैं तारिक महमूद मलिक हमारी में नहीं रहे, और इनकी जान भी कोरोना से गई, कोविड-19 से गई। और आज के जो मेरे पास अदाद शुमार हैं जो पिछले 24 घंटे के हैं, जो कल 105 अमवात हुई, जो कि अब तक का हाईएस्ट है पहली वेव और दूसरी वेव का मिलाकर। और जो कल गुज़िश्ता 24 घंटों में 70 लोग जो हैं मज़ीद उनकी जान गई, और तकरीबन 2,500 मज़ीद नए केसेस आए हैं। और ये एक बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल बनती जा रही है। हम हमेशा हर प्रोग्राम में कम से कम हम आवाम से यही कह सकते हैं कि एहतियात करें, और 3 चीज़ें हैं: मास्क पहने, डिस्टेंस करें, सोशल डिस्टेंस रखें, और हाथ बार बार धोएं। और कोशिश करें कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हों झमघटा ना होने दें, झमघटे का हिस्सा ना बने, और दूर रहें। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की पूरी आवाम, पूरी दुनिया जो है वो इससे महफूज रहे, और जल्द हमें इससे निजात हासिल हो। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करना है, जहां पे उन्होंने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी बात की, और इमरान खान साहब के रिलैक्स करने से, कि वो कुत्तों के हवाले से, कि जो उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि आप सबको मालूम है कि जब जलसा चल रहा था तो वो क्या कर रहे थे, तो उस पर भी उन्होंने कमेंट किया। वैसे तो पिज़्ज़ा का भी जिक्र किया, कि उन्होंने पूछा कि कहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जिस मरीज़ के प्लेटलेट्स कम हो वो पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, और मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी कभार एक आध दफ़ा पिज़्ज़ा खा लेते हैं, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज दोपहर को एक ट्वीट मैंने देखा, मुल्की माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सेनेटर शिबली फराज साहब ने ये ट्वीट किया, और कोरोना के बावजूद माशी इशारे बेहतर हैं। मईशत, रोज़गार और महंगाई के मसाइल को तेज़ी से हल करते हुए आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाना हमारी हुकूमत का अव्वल व आखिर मकसद और हदफ है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं शिबली फराज साहब भी, हफीज़ शेख साहब भी, नदीम बाबर साहब भी, रज़ाक दाऊद साहब भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। उमर अयूब साहब एक्सट्रीम राइट पे हैं, वो भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और हमारा ख्याल है कि लेफ़्ट पे जो बैक्स नज़र आ रही हैं खुसरो बख्तियार साहब हैं, और दूसरे जो हैं मेरा ख्याल में हमाद अज़हर साहब हैं। और इसका मुझे नहीं मालूम ये महफिल किस बात की थी, लेकिन जो ट्वीट की सेनेटर शिबली फराज साहब ने वो मुल्की माशी सूरत हाल पर की। इस पर भी बात करेंगे, और शहबाज राना साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे इन तमाम मामलात पर बात। लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट का गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ़खरुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान साहब आपका। सलीम बुखारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे उस्तादों में से हैं, एंकर भी हैं और कॉलमिस्ट और व्हाट नॉट, मतलब सहाफ़त में एक मुनफरद नाम।
बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका भी ज्वाइन करने में। और मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। मैं आप लोगों की इजाज़त से पहले शहबाज राना से ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। शहबाज राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपके प्रोग्राम जो आप करते हैं द रिव्यू, उसमें कुछ चीज़ें आपने ऐसे इंकशाफात किए हैं जो कि हिला देने वाले हैं। और ये ट्वीट जो हम देख रहे हैं इससे तो लगता है कि शायद इनको कोई परेशानी नहीं है, सब हंस खेल रहे हैं, ख़ासतौर पे हफीज़ शेख साहब जिनके ऊपर पूरा बर्डन है मईशत का। और डॉक्टर वकार मसूद इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहे, हालांकि वो भी अब शेयर कर रहे हैं बर्डन इकॉनमी का। ये क्या सूरत हाल क्या है? आपने शायद बताया है कि इस वक्त -8.5 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स चले गए हैं पाकिस्तान के। ये कैसे, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और दूसरा, महंगाई की सूरत हाल पे ये कहते हैं कि जी काबू कर लिया, लेकिन जो हमारे पास आज भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो काफ़ी, मतलब अदरक 840 रुपए किलो है, और भी चीज़ें, दूध 150, 155, 110, 120। तो आपके पास क्या खबर है कि ये जो आज महफिल है ये किस लिए लगी थी? क्या खुशी मनाई जा रही है इसमें? बहुत शुक्रिया जमीर यादव साहब। सबसे पहले तो मैं तारिक भाई के लिए, वो हमारे सीनियर थे, बहुत अफसोस हुआ। वो जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं, अभी भी आप जब बात कर रहे थे तो उनका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा वो सामने आता था। उनके साथ मैंने कभी काम डायरेक्टली तो नहीं किया, वो हमारे ऑफिस आते थे अक्सर। इरफान खौरी साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी, तो हमने इकट्ठे इफ्तारियां भी की रमजान के अंदर। अल्लाह उनकी मगफरत करे। और एक हम बहुत एक अच्छे उस्ताद से दोस्त थे, और एक मोहतरम, एक बहुत एक प्रोफेशनल सहाफ़ी से आज महरूम हुए हैं। आपका जो बुनियादी सवाल है, ये जो मीटिंग हुई है, इसका बैकग्राउंड बेसिकली ये था कि हुकूमत दावे कर रही है कि इकॉनमी में बहुत बेहतरी आ गई है, बहुत सारे जो इशारियां हैं इकॉनमी के वो बेहतर हो रहे हैं। तो ये जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हमारी जो एक अच्छी तस्वीर हुकूमत के बकौल, उसको वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। तो उस सिलसिले में क्या किया जाए, बुनियादी तौर पर इस मीटिंग का ये मकसद था। ये जो तमाम वज़रा जो आपको आज तस्वीर में दिखाई दी है, ये वज़रा, इसमें से एक आध को छोड़ के कोई भी वजीर जो हैं वो आपको टीवी पे नजर नहीं आते बहुत फ्रीक्वेंटली, और अखबारात में भी उनकी कोटेशन आपको कम मिलती हैं। तो बुनियादी तौर पर जो मेरी इत्तला है, शिबली फराज साहब ने इस मकसद के लिए उनको बुलाया था कि आप बराए करम आइए और लोगों को एक्सप्लेन करें कि आपकी इकॉनमी की किधर जा रही है, अगर बेहतर हो रही है तो कितनी बेहतर हो रही है। तो खुशियां किस बात की मना रहे हैं? मतलब रज़ाक दाऊद साहब की भी बाँछें खिली हुई हैं, हफीज शेख साहब, शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब की भी, मतलब बहुत, मतलब ये कोई लतीफ़े चल रहे हैं। नदीम बाबर साहब कुछ बता रहे हैं जिस पर सारे हंस रहे हैं। देखिए, इसमें अब मुझे ये तो नहीं पता कि अंदर खाते क्या हुआ है। नहीं, मतलब आपके पास मौशी सूरत है। जी जी। ऑन अ लाइटर नोट, वो साहब इस बात पे खुश हो रहे होंगे, चले हमारी वजारतें बच गई, हमारी नौकरी नहीं गई, अभी रिसेंट जो रिशफलिंग हुई है। अच्छा। बट ये तो एक कॉमन आपका एक होता है, जब आप लोग बैठते हैं, हम भी जब मिनिस्टर के साथ जाके बैठते हैं तो बड़े हंस के बात करते हैं। वो स्टोरीज में हम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो ये चलता रहता है। बट जो आपका बुनियादी सवाल था कि इकॉनमी किधर खड़ी है और जो हुकूमत दिखा रही है, क्या वाकई वही पिक्चर है? आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। पिछले महीने हफीज शेख साहब और सेनेटर शिबली फराज ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजारत खजाना में, और इन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो, उसमें जून और अक्टूबर का जो 4 माह का पीरियड था, इस दौरान एक भी रुपए का इजाफा नहीं हुआ। हमारा जो कर्जा है वो कम होना शुरू हो गया। तो मेरे लिए बड़ी ये हैरानकुन बात थी कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का बजट खसारा हो रहा है, हमारे जो अखराजात हैं हमारी आमदन से ज्यादा है, तो ये फिर कैसे बजट आपके कर्जे में कैसे इजाफा नहीं हुआ? बहरहाल शेख साहब का वो मौकिफ था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी दी, और आपने सुना होगा उन्होंने वो अनाउंस भी किया कि हमारे जो कर्जों में कमी होना शुरू हो गई है। तो एक्चुअली इस हफ्ते जो लास्ट फ्राइडे को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फिगर रिलीज किया, उसमें 397 अरब रुपए का आपके उस कर्जों में इजाफा था उस पीरियड में, जिसका शेख साहब कह रहे थे 1 रुपए का भी इजाफा नहीं हुआ। तो हमने 397 अरब रुपए, ये है वो रियलिटी और जो दावे हुकूमत करती है उसमें फर्क। आपने कहा कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 13 अरब डॉलर के करीब हैं इस वक्त, जबकि मेरी खबर ये थी जो मैंने ट्रिब्यून के लिए भी की और अपने प्रोग्राम में भी, कि हम -8 से 9 अरब डॉलर के दरमियान है। ये हम माइनस कैसे काउंट करते हैं? समीर साहब, आपके व्यूअर्स के लिए जो IMF की डेफिनेशन है आपके नेट इंटरनेशनल रिजर्व, खालिस्तान जो आपके रिजर्व है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, जो अपने फौरी अदायगियां करनी, तो उसको माइनस करके उसको हम देखते हैं कि आपके खालिस्तान अपने रिजर्व्स कितने हैं। ये जो 13 अरब डॉलर आपको नजर आ रहा है, इसमें अक्टूबर के पीरियड तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंकों के पास जो हमारे लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, प्राइवेट डॉलर्स,
उसमें से $5 अरब वो उन्होंने लिया हुआ एडवांस में, वो दोनों जगहों पे डबल बुकिंग हो रही है। दूसरा इसके साथ हमने सऊदी अरब का हमने $2 अरब उसमें शामिल था, जिसमें से $1 अरब हमने वापस कर दिया। $2 अरब यूएई का शामिल है, वो इसमें से माइनस करते हैं। फिर आपके जो आईएमएफ का जो कर्जा आपने लिया हुआ वो उसको माइनस करते हैं, तो 13 से हम मनफी $8 अरब पे चले जाते हैं। तो ये है वो सारी सूरत है जिसको देखने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा कम तो हो ये रहा है, तो कह रहे बल्कि थे शहबाज राना, आई नो, मैंने बाकी पैनलिस्ट की भी तरफ जाना, मुझे बताएं एक्सपोर्ट्स की बहुत तारीफ हुई कि जी बहुत बढ़ रहे हैं, और फैसलाबाद की इंडस्ट्री के मुतालिक आपका भी ताल्लुक है, मेरा भी ताल्लुक है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने ऑर्डर्स और इतना मतलब मिलें इस तरह नहीं चली जिस तरह आजकल चल रही हैं। इज इट ट्रू? देखिए, फैसलाबाद में फैक्ट्रियां तो चल रही हैं, लेकिन क्या ये नंबर्स बरामदात में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स हैं उसके मुताबिक जो पहले आपके 4 माह थे, जुलाई से अक्टूबर, जो हमारी बरामदा थी वो मनफी 10.3% उसमें ग्रोथ थी, बल्कि वो कम हुई है। लेकिन अभी जो नवंबर तक के फिगर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज किए हैं उसके मुताबिक 2% की ग्रोथ है। अब सवाल ये है फैसलाबाद की फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? जो मेरी फैसलाबाद के लोगों से बात हुई है वो ये कह रही है, एक तो ये कि आलमी मंडी में चूंकि तजारत आपकी बंद हुई थी, तो जो बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स थी उनकी जो इन्वेंट्रीज थी वो ड्राई अप हो गई थी, वो खत्म होना शुरू हो गई, तो उसको एक तो वो रिप्लेस कर रहे हैं। सही। दूसरा उसमें फैक्टर ये आया है कि चीन और अमेरिका की लड़ाई की वजह से बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो उसमें बेहतरी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी की चीज है जिसकी वजह से ये मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना। लेकिन सबसे बड़ा इंकशाफ के नेगेटिव 8.5 बिलियन रिजर्व्स हैं, दिस इज $1 बिलियन रिजर्व्स हैं, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। सलीम बुखारी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इकोनॉमी पे तो आपने बात सारी सुन ली, महंगाई उसी तरह बरकरार है, लेकिन क्लेम यही है कि जी बहुत बेहतरी आ चुकी हुई है। आज जो मरियम साहिबा ने गुफ्तगू की और ख़ासतौर पर सेनेट के इंतखाबात से के हवाले से, उस पर जो बात हो रही, बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। मरियम साहिबा ने जो बात की ख़ासतौर पे इलेक्शन के हवाले से कि जी अगर इस्तीफे हो जाते हैं, तो उन्होंने जो बात की वो ज़रा सुन लें, तो फिर मुझे उस पर आपका कमेंट भी चाहिए। जी सलीम बुखारी साहब, एक तो ये कि वाकई इलेक्शन नहीं करवा सकेगी हुकूमत, ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवा सकेगी अगर इतने मैसिव स्केल पर रेजिग्नेशंस आएंगे। और क्या ये कुत्तों का जिक्र करना क्या ज़रूरी था? अगर इमरान खान साहब ने एक तस्वीर उनकी आई गई थी कि जलसे वाले दिन वो अपना रिलैक्स कर रहे हैं, अपने वो शेरू और पता नहीं क्या क्या उनके साथ खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़मीर, बहुत दिनों के बाद आपने मुझे याद किया, मैं हाज़िर हो गया हूँ। सर, छोटा सा एक तबसरा जो शहबाज राना साहब ने कहा, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उन्होंने सही पिक्चर दिखाई। हुक्मरानों की तबाही कह लीजिए या नुकसान उस वक्त होता है व्हेन दे स्टार्ट बिलीविंग देयर ओन प्रोपेगेंडा। ये जो ट्वीट था और उसके पीछे जो बैठे हुए कह लगा रहे थे, वो सारे जो हैं दे वांट टू टेल इमरान खान ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये इतना बड़ा मिसनोमर है ज़मीर कि बहुत सारे लोग जो हैं फिर जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। इकॉनमी के जो इंडिकेटर हैं ये पहचानने के, उनमें से सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि आपकी नेशनल ग्रोथ का रेट क्या है। वो जो आपको इनहेरिट हुई थी 5.8 पे, वो अब -0.48 पे है। मेरे ख्याल से वही बहुत बड़ा इंडिकेटर है। दूसरा ये होता है कि आम आदमी जो सड़क पर फिर रहा है उसके हालात कैसे हैं, क्या महंगाई है, क्या कीमतों में इजाफा है, क्या बेरोज़गारी है। ये सारे इंडिकेटर तो नेगेटिव है। इसके बावजूद भी अगर कहके लगाने हैं तो कहके लगाने से तो कोई रोक नहीं सकता है। अब आपके सवाल पे जी देखिए, जो मरियम ने आज कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें 2 बातें अहम हैं। एक तो ये कि उन्होंने वैसे तो कहा बड़ा सरकास्टिकली कि आपके खाला का वाड़ा नहीं है या खाला का घर नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो वाजे करना बहुत ज़रूरी है। आइन में या जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं सेनेट के, उसमें लिखा है कि शो ऑफ हैंड सिर्फ 2 जो इलेक्शंस हैं उसमें इस्तेमाल होगा, एक स्पीकर का इलेक्शन और एक प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन। सेनेट के सेनेटर के इंतखाब में शो ऑफ हैंड हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये वोट बनता है कॉम्पोनेंट। जो सूबों के वोट हैं वो 6 या 5 या 7 सेनेटर्स MPs मिलके एक वोट बनाते हैं। तो वो कौन करेगा इंडिकेट खड़ा होकर कि जनाब मैं उन 7 वोटों का रिप्रेजेंटेटिव। एक बात। और दूसरी बात ये कि इसकी प्रोविज़न नहीं है कोई। जब आइन क्लैरिटी से ये कहता है कि शो ऑफ हैंड से ये 2 इलेक्शन होंगे,
इसके अलावा नहीं, तो ये फिर खामखा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पंगा करने वाली बात है। दूसरी बात ये 30 दिन पहले करवाने की प्रोविज़न तो मौजूद है रूल्स और रेगुलेशन में, लेकिन वो नॉर्मल हालात के लिए नहीं है। कोई आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता जंग लग जाएगी या कोई जल्जला आ गया है या कोई सैलाब आ गया है बड़ा तबाहकुन किस्म का, तो ये ऑप्शन मौजूद है स्पीकर के पास, लेकिन रवायत नहीं है। आज तक जब से सेनेट वजूद में आई है पाकिस्तान में, कोई इलेक्शन न 2 दिन पहले हुआ है न 2 दिन ताख़ीर से हुआ है। इसलिए इखलाकी तौर पर तकाजा यही है कि इसको इसके अपने शेड्यूल के मुताबिक हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि उन्होंने इसी में धमकी भी दी है कि अगर आप ऐसा कराना चाहेंगे तो हम आपको कराने नहीं देंगे। हम ये सुन रहे हैं कि अपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आमादा है और हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आमादा है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल तकाजा है। सही। तो अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन अब तक की सूरत हाल जो है वो यही दिखाई देती है कि ये एक नया पंगा जो है या नई दरफुंतनी जो है या एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया है। बुखारी साहब, ये कुत्तों के साथ खेलने वाला मामला। चले जी बुखारी साहब, एक क्विकली अगर एक कमेंट और दे दें मुझे कि क्या व्हाट कुड बी द ट्रिगरिंग पॉइंट कि ये हुकूमत ये डिसीजन करे कि 1 महीना पहले करवाना है, मतलब इसमें क्या वजह क्या हो सकती है उनकी? मैं अर्ज कर देता हूँ। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि अगर अपोजिशन जो है उसके पास सारे इस्तीफे जमा हो जाते हैं और वो इस्तीफे दे देते हैं 31 जनवरी को, तो बाई इलेक्शन कराने के लिए, अगर बाई इलेक्शन भी कराएं, हालांकि होता नहीं है, कभी 50% के करीब इस्तीफे आ जाए तो वो इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाता है। 94 बंदे लेके बिठा के नेशनल असम्बली में कौन सी लेजिस्लेशन वो कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो करवा भी लेते हैं तो सूरत हाल का अंदाज़ा आप लगा के देखिए कि ये इसलिए हो रहा है कि चूंकि 31 जनवरी को रिज़ाइन वो देंगे, 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं, तो जो वो सेनेट के शेड्यूल्ड इलेक्शन है उसका टाइम तो गुजर चुका होगा, इलेक्टोरल कॉलेज टूट गया होगा, लिहाजा सेनेट के इलेक्शन तो नहीं हो सकेंगे। जो है हुकूमत की कि सेनेट में उन्हें मेजॉरिटी हासिल कर ले और ताकि लेजिस्लेशन हो सके, वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। सही सही। जनरल साहब, आपकी तरफ आता हूं। आज पिछले कुछ दिनों से, और बल्कि लगता है ये है कि आने वाले दिनों में भी ये मामला बड़े चलते रहेंगे और रौनक लगती रहेगी मीडिया पर। मरीम नवाज साहिबा मीडिया पर भी नाराज हुई कि मतलब गलत कोट किया जा रहा है और उन्होंने वार्निंग भी दे दी, वो भी एक मामला है। आपको क्या लगता है कि ये इस्तीफे हो जाएंगे और उससे क्या सेनेट के इंतखाबात पर इंपैक्ट पड़ेगा और नहीं हो सकेंगे? जिस तरह बुखारी साहब ने भी कहा कि अगर ये हो जाता है तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज अगर खत्म हो जाता है तो फिर सेनेट के इंतखाबात तो फिर ना मतलब हो नहीं सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त जो डराया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, डज इट होल्ड वाटर? मतलब इनके पास है, इसमें कोई ताकत है? थैंक यू जमीर भाई। देखिए, एक दूसरे को डराने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, और हवाई फायरिंग असल में तो जुर्म है, लेकिन सियासी हवाई फायरिंग में भी कोई पाबंदी नहीं है। आज अटॉर्नी जनरल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि ये शो ऑफ हैंड तो सेनेट में होता ही नहीं, ना हुकूमत कह रही है शो ऑफ हैंड। बात है ओपन सीक्रेट बैलेट या ओपन बैलेट की, क्योंकि सेनेटर चॉइसेस देता है प्रायोरिटी 1, 2 एंड 3। एग्जैक्टली। तो प्रायोरिटी 1, 2 एंड 3 के लिए शो ऑफ हैंड नहीं होता, वो तो लिख के ही देना पड़ेगा। लिहाजा बात है ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट की, और ओपन बैलेट अगर हो जाता है तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट बात है, लेकिन अगर उसमें आइन में प्रोविजन नहीं है तो फिर शायद नहीं हो सकेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि 30 डेज पहले क्यों होने जा रहे हैं? अगर आइन ये कहता है कि जिस दिन सीट्स वैकेट हो रही हैं उससे 30 दिन पहले इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, और अगर आइन इस बात की इजाजत देता है तो 11 दिन मार्च के हैं और 19 दिन फरवरी के अगर निकाल दें तो तकरीबन 9 फरवरी को इंतखाबात कॉन्स्टिट्यूशनली होल्ड किए जा सकते हैं। सही। अब अगर हुकूमत चाहती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि 9 को हो जाएं, तो आइन में तो कोई तब्दीली करने नहीं जा रहा, और अगर वो उसमें हो सकते हैं तो करा देंगे, नहीं हो सकते तो डिले हो जाएंगे। अब रहा इलेक्टोरल कॉलेज के खत्म हो जाने का। हाँ, अगर इतने बड़े रेजिग्नेशन आ जाते हैं तो कि इलेक्टोरल कॉलेज ही ना रहे, तो फिर मेरे ख्याल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ही इसके ऊपर राय दे सकता है, या कोई लीगल एक्सपर्ट, कि उस सूरत में हुकूमत तो यकीनन नहीं गिरती, क्योंकि इस पे
अशतर औसाफ साहब और एतजाज अहसन साहब और कुछ और लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो बात कर चुके हैं कि अगर इस्तीफे आ भी जाते हैं तो हुकूमत नहीं गिरती, क्योंकि या तो पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद करें, और अगर नहीं है तो हुकूमत अगर अपनी मेंबरशिप रिटेन रखती है तो असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। एक पॉलिटिकल क्राइसिस यकीनन पैदा हो जाएगा अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो आपका सवाल था कि क्या तमाम सियासी पार्टियां ये इस्तीफे दे देंगी, उनकी मॉरल जवाब क्या है। अब बात यह है कि अगर हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस है तो उसको चैलेंज करें, जो आईनी तरीका है अदम एतमाद का उसको इख्तियार करें, और अगर 30 माह के बाद जब आप हल्फ भी उठा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस भी नहीं है रिगिंग के, और अदालत में भी किसी की सीट चैलेंज नहीं हुई है, तो 30 माह के बाद इलेक्शन रिजल्ट को मुतनाज़ बनाना या उसको अनफेयर इलेक्शन कहना, इसका कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल, वेरी राइट जनरल साहब, आपने सही पॉइंट आउट किया। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। खान साहब से एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम ये भी सुनाएंगे कि पीएमएलएन और पीडीएम के सरबराह के मुतजाद बयानात क्यों हैं, कि जी क्या सेनेट के इलेक्शन कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द ऑपोजिशन। ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। फखरुर रहमान आपकी तरफ आता हूं। मुझे ये बताएं कि क्या सिचुएशन क्या बनती है इलेक्टरल कॉलेज, अगर फर्ज करें अगर पीपल्स पार्टी डिसाइड करती है कि वो सिंध असेंबली डिसॉल्व कर देती है, मतलब वो कहती है कि जी हम भी इस्तीफे देते हैं, तो वहां पे तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना। उस सारी सूरत हाल में फिर क्या बनेगा, मतलब वुड दी ऑपोजिशन वुड बी एट लॉस अगर वो इस्तीफे देते हैं, उसके बावजूद जितने मेंबर्स हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं सेनेटर्स। देखें, इस हवाले से ज़मीर साहब, जो मेरी डिफरेंट जो अटॉर्नी जनरल्स जो थे, जो इस वक्त नहीं हैं और जो मौजूदा हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन ये है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो असेंबलियाँ हैं, जो उसके मेंबर्स हैं वो हैं। और एतजाज़ अहसन साहब जो थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि इवन अगर कोई असेंबली जो है वो डिज़ोल्व हो भी जाती है, तब भी इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और ये उनका एक ओपिनियन है, जबकि मेरी राय से मुख्तलिफ है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो वाज़े तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन पे कंसिस्ट करते हैं ना। अगर मेंबर्स ही नहीं होंगे तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज कहाँ से रह गया। नहीं, मेंबर्स का किसी वजह से किसी की डेथ हो जाना या किसी वजह से कोई मेंबर नहीं रहता तो वो इलेक्टोरल कॉलेज डिस्टर्ब नहीं होता। इलेक्टोरल कॉलेज चारों असेंबलियाँ हैं और जो आपकी नेशनल असेंबली है जो आइन में डिफाइंड है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये तो ये हो गया। जहाँ तक शो ऑफ हैंड्स का और ये सीक्रेट बैलेट का ताल्लुक है, तो जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी थी, और उस ब्रीफिंग का जो कंटेंट है वो मैंने ख़ुद देखा है। उनकी कंटेंशन ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच जो है उसके सामने ये एक पिटीशन आई थी, और उसमें इस हवाले से फ़ैसला किया गया था कि ये डिस्क्रिशन है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो आप इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिशन है। जी जी, किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, ये उनका कहना है। ताहम उन्होंने ये अपनी ओपिनियन दी कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इस पे आ चुका है। इसके बावजूद अगर हुकूमत चाहे तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 186 के तहत जो है वो जा सकते हैं। इसमें आर्टिकल जो उन्होंने हवाला दिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, आर्टिकल 226, जिसके हवाले से उन्होंने ये बात की थी। उनका कहना ये था कि इसमें जो सीक्रेट बैलेट का ऑप्शन जो है वो प्रेसिडेंशियल और कौमी असेंबली का जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उसके हवाले से अप्लाई किया जा सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी थी। ताहम एंड में उन्होंने ये कहा था कि आप एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है उसमें आप रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से भेज सकते हैं। अब देखना ये होगा कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि अमेंडमेंट के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने राय दी है कि ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन कराने का जो फैसला है, शेड्यूल जारी करने का फैसला, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन वाज़े तौर पर कहता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। वो जितना पहले तो ये अगर 15 दिन महीना पहले ये डिबेट बिल्कुल अपनी जगह पर एक पॉलिटिकल सी है। कुछ भी है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, वो उन्होंने कराने। हुकूमत की बयानबाजी
अपनी जगह पर हो सकती है, और अपोजिशन की क्रिटिसिज्म जो है, तनकीद इस हवाले से अपनी जगह पर है। लेकिन जो आईनी और कानून जो कहता है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल तैयार करना है और उसी ने ही बताना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला अगर गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट पूछेगी। हाँ, और ये जो 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसका हवाला ऑलरेडी वो प्राइम मिनिस्टर को दे चुके हैं, और यही प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अगर ये में जाता है मामला तो वहाँ पे भी यही कोर्ट किया जाएगा। सही। सलीम बुखारी साहब और जनरल साहब, मैं आपको 3 शॉर्ट्स क्विकली जरा सुनवाना चाह रहा हूं। मरियम नवाज साहिबा ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या बात की, गुज़िश्ता रोज यानी कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की, और 20 सितंबर 2020 पहली एपीसी में मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या बात की। प्रोड्यूसर साहब जरा ये सुनवा दीजिए प्लीज। जी बुखारी साहब, 3 मुख्तलिफ, आज मरियम साहिबा कहती हैं कि जी इनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, इन्होंने कैसे फैसला कर लिया कि 1 महीना पहले इंतखाबात करवाने हैं। राना सना साहब कहते हैं कि पीडीएम को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मतलब जो आगे उन्होंने बात की कि सेनेट के इंतखाबात महीना बाद हो महीना पहले हो, पीडीएम को इससे फर्क नहीं पड़ता, और इससे पहले उन्होंने कहा इस्तीफे दे के रहेंगे। मौलाना फजल रहमान परेशान है, वो कहते हैं जो पहली एपीसी थी उस दिन वो कह रहे हैं कि खुदारा अभी जो फैसला करना है कर लें, वरना अगर सेनेट के इंतखाबात भी हमारे हाथ से निकल गए तो बड़ा मसला बन जाएगा। अब ये तजाद जो है इसको हम किस तरह गेज करें कि ये कहां पे मामला, क्या पीडीएम में मुशावरत नहीं होती कि कहां पे किसने क्या बात करनी है? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप तीनों की गुफ्तगू को लिंक करने बैठें तो आपको बहुत आसानी से लिंकेज मिल जाएगी। मरीम नवाज एतराज़ कर रही हैं कि आप इलेक्शन को 30 दिन पहले क्यों करवा रहे हैं, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है, ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा है। मतलब वो ये कहना ये चाह रही हैं कि इसको अपने वक्त पर होने दें, और इसके पस मंज़र में सोच यही है कि जब इलेक्टोरल कॉलेज टूटेगा, इतने इस्तीफे अगर आ जाते हैं, जैसा जनरल साहब कह रहे थे कि अगर वाकई आ जाते हैं तो फिर एक मॉरल ग्राउंड होती है जिसके ऊपर हुकूमत कायम होती है। वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि वो बाई इलेक्शन इतने हल्कों में करवा लेंगे कि नहीं। 3 बाई इलेक्शन तो उनसे अब तक हुए नहीं है, लोकल बॉडी के इलेक्शन उनसे अब तक हुए नहीं है। वो 500-600 सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात कैसे कराएंगे, ये सवाल अपनी जगह है। राना सनाउल्लाह साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारी ये मूवमेंट जो है इसका ताल्लुक सेनेट के इलेक्शन से नहीं है, जो मैं समझता हूँ ना उनकी पार्टी की लाइन है ना पीडीएम की लाइन है। वो कुछ और कहना चाह रहे थे, पता नहीं क्या से क्या कह गए। मौलाना फजल रहमान कैटेगोरिकली अपने माइंड में क्लियर हैं। उनका ख्याल ये है कि ये सबसे बड़ा धचका हुकूमत को अगर लगाना है तो आप इस्तीफे दें ताकि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूटे और वो सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाएंगे किसी सूरत भी, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लैरिटी इस हवाले से नहीं है कि अगर इतने इस्तीफे आ जाएंगे तो क्या सेनेट कायम रह सकती है कि नहीं रह सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप अपने वोट लेके 90-95-100 वोट लेके आप लेजिस्लेशन करेंगे उसकी क्या हैसियत होगी, क्योंकि जब अपोजिशन नहीं होती तो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो ही मुकम्मल नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असल सवाल ये है कि क्या पीडीएम की तमाम क़यादत और उनके जो एमएनए एमपीए सेनेटर हैं वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमारी इत्तला ये है कि सेनेटर जो है इनके वो भी रिज़ाइन करेंगे। इसके बारे में अभी हाल ही में एक पीडीएम के लीडर ने कहा भी था। तो अगर सेनेट के भी इस्तीफे आ जाते हैं तो फिर एक अजीब व गरीब सूरत हाल जो है उधर पेश आएगी। उससे निपटने के लिए हुकूमत के पास कोई तैयारी है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अगर तासुर देने की कोशिश की जाए कि कोई कुछ नहीं होने जा रहा, जी आ रहे हैं इस्तीफे तो आने दें, मेरे ख्याल से ये मिसनोमर है। ये उनको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि अगर इवेंचुअली ऐसा हो जाता है तो ऐसा ना हो कि दे आर कॉट बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। बुखारी साहब, मतलब कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, बिल्ली आई। करेक्ट। अच्छा चलें ये बता दें, 20 सितंबर को मौलाना फजल रहमान साहब कितना सीरियस होके कह रहे हैं और गुस्से में कह रहे हैं कि अभी फैसला करें, इस्तीफे देने हैं तो दें, और इसी में उन्होंने कहा था कि हमने पहले कहा था कि आप हल्फ ना उठाएं। 20 सितंबर और अब 20 दिसंबर, 4 महीने। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, उन्होंने गुस्से से कहा था, लेकिन आप उनके गुस्से का नतीजा देख लें कि पूरी की पूरी 11 पार्टियों की क़यादत जो है वो इस्तीफे देने पर राज़ी है। अब तक कोई क्रैक नहीं है। जो हुकूमत तवक्को कर रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी डिच करेगी नून लीग को भी और पीडीएम को भी और वो इस्तीफ़ों के मामले पीछे हट जाएगी, आजकल सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस जो है वो दैट इज़ बिलावल भुट्टो जरदारी। चलें
बिल्कुल। जनरल साहब, ये आपने तीनों शॉट्स भी सुन लिए, राना सनाउल्लाह साहब की भी बात, मरियम नवाज साहिबा की भी बात, और फिर मौलाना फजलुर रहमान की भी 20 सितंबर की गुफ्तगू भी। आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत को परेशान हो जाना चाहिए? क्योंकि बुखारी साहब का ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने मेरी बात को सेकंड किया कि कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करनी, बिल्ली आई के आई। देखिए जमीर भाई, बात यह है कि मेरी परेशानी तो ये है नहीं। अगर हुकूमत परेशान होना चाहती है तो वो परेशान हो जाए, लेकिन डिमांड वो कर रहे हैं कि देखो फजलुर रहमान साहब तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार चुके हैं और उस पार्टी के साथ स्टेज पे खड़े हैं जो इनको हरा के स्टेज असेंबली में पहुंची है। उनका इलेक्शन जायज, सिंध के इलेक्शन जायज, और वो जहां पे इनको सीटें नहीं मिली वो उन सूबों के इलेक्शन नाजायज। तो ऐसा होता नहीं मेरे भाई। मैंने जो पहले बात की थी ना कि मॉरल जवाज ढूंढे, वरना अब इसी तरह मरियम नवाज न एमपीए न एमएनए न सेनेटर, सजा याफ्ता, उनके वालिद साहब जो इस्तीफे डिमांड कर रहे हैं, उनकी मेरे ख्याल में तारीफ में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि उनका इस वक्त स्टेटस क्या है। तो डिमांड तो वो लोग कर रहे हैं। अब रहा बिलावल, ये बिलावल भुट्टो कहने को कह सकता है, लेकिन जिस दिन वो अपने सेनेटर्स के, नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली तोड़ के उस इस्तीफे जमा करा देंगे, उस दिन हम कहेंगे कि यस, हाँ अब इंतखाबात की कोई वजह बनती है और शायद उस वक्त इंतखाबात। लेकिन मेरा एज अ वोटर, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मेरा एज अ वोटर पूरी कौम से एक सवाल है और जो अदारे हैं उनसे एक सवाल है। दैट इदारों से मुराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगर 1970 से लेके आज तक इलेक्शन रिजल्ट क्रेडिबल ही नहीं है। कभी वो आरओज के इलेक्शन है, कभी एस्टेब्लिशमेंट के मैनेज्ड इलेक्शंस हैं, कभी वो रिग्ड इलेक्शंस हैं, कभी हाईजैक्ड इलेक्शंस हैं, क्या क्या नाम उनको दिए जाते हैं। सही। अगर इलेक्शन रिलायबल ही नहीं है और हर हारने वाला कैंडिडेट और पार्टी ये कहती है कि धांधली हुई है और सड़क पे आके नाचना शुरू कर देते हैं, कल पीटीआई नाच रही थी, आज ये नाच रहे हैं, और कल इंतखाबात हम 90 दिन के बाद करा दें, जो हारने वाले होंगे वो फिर सड़क पे होंगे। तो क्या इस कौम का मुकद्दर यही है कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, खानदानी कंपनीज, इनकी खुशनुदी के लिए 25-25 अरब रुपए लगा के इंतखाबात हर 3 साल बाद इंतखाबात करवाए जब तक ये असेंबलियों में नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। तो पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट कराए, चाहे टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट कराए, चाहे कोई भी कराए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके सिस्टम को क्रेडिबल बनाएं, फिर भले कल इंतखाबात करा लें या 6 महीने बाद करा लें। कम अज कम कौम को इतना तो पता हो कि अब जो हुकूमत आएगी वो 5 साल पूरे करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। फखरुर रहमान साहब, आप सर हिला रहे थे कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात, और हमारी इतलात ये भी है कि शायद मरीम साहिबा ने आज भी उसको डिनाई किया कि देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन, या मतलब विद इन पीएमएलएन कोई रिफ्ट नहीं है। देखिए, दो चीज़ें ज़मीर साहब इसमें मैं बता दूं आपको। एक तो इलेक्शन कमीशन के जो काम है उनसे मेरी बात हुई थी और उनका कहना ये था कि सेनेट इलेक्शन, और अगर बड़ी तादाद में जिस तरह से बात की जा रही है कि इस्तीफे आ जाते हैं, दैट मेक्स 494 रेजिग्नेशंस सेनेट के और इसके मिलाकर अपोजिशन के जो बनते हैं। इलेक्शन कमीशन के हुकाम का कहना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहीं पे वाज़े तौर पर कदगन नहीं लगी है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर इस्तीफे आ जाएं तो फिर जनरल इलेक्शन जो है ना वो लाजमी हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन दैट। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है तो उनका ये कहना है कि अर्ली इलेक्शन शेड्यूल जो है वो हमेशा से होता रहा है। और वो तो आपने पहले भी बात दी, प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन, ये पॉलिटिकल सिचुएशन, पीएमएलएन, विद इन पीएमएलएन, और फिर जो भी सारा देखें, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की स्टेक्स हैं। पीपल्स पार्टी का स्टेक ये है कि जो सेनेट के इलेक्शन उससे 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई को जाती है, और उनका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है 18वीं तरमीम। और पीएमएलएन का सबसे बड़ा कंसर्न है कि इमरान खान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको प्रेशराइज़ किया जाए। लिहाजा वो इसलिए इस वक्त सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ताकि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध असेंबली को तोड़ने या इलेक्टोरल कॉलेज को डिस्टर्ब करने के हवाले से उसको ज़्यादा पुश किया जाए ताकि इलेक्टोरल कॉलेज टूटे। और जो मुस्लिम लीग का अपना एक एजेंडा है हुकूमत के ख़िलाफ़,
उसकी तकमील में जो है ना पीपल्स पार्टी को यकसू किया जाए, पीपल्स पार्टी को यकसू किया जाए। सलीम बुखारी साहब, लास्ट मिनट और लेस, जो इतलात आ रही हैं कि जी इट वाज फॉर ओनली प्लेयर ऑफ द ईयर्स ऑफ मरियम नवाज साहिबा, जो बिलावल की स्टेटमेंट थी कि हम अपनी सिंध की कुर्बानी भी दे देंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी का की रोल है, इसलिए कि PMLN अकेली ना हुकूमत गिरा सकती है, ना सेनेट पे कोई असर डाल सकती है। दोनों पार्टियां अगर इकट्ठी नहीं हैं और एक पेज पर नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर हुकूमत के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी तक परेशानी की वाहद वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और PMLN, जो दो मुतहारिब पार्टियाँ होती थी पहले और एक तवील अरसे तक रही हैं, एक दूसरे के ख्यालात जो हैं वो हम सब के ऊपर आया है। हत्ता कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, अगर आपको याद हो, वो भी अब्यूज हुआ बाद में। फिर भी मैं जब तक बिलावल जरदारी साथ हैं तो तब तक बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल हुकूमत के लिए डेंजर, हुकूमत के लिए तकलीफ दे है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, मेजर जवान साहब, फखरुर रहमान साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।